हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कथन और निष्कर्ष, यानी जिसको कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहा जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स जो है तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला जो होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा होता है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, और तीसरा जो होता है वेन डायग्राम और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन करके होता है। यहाँ पे 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो में जो है सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि जो आने वाले एग्जाम से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए यह जो है कम से कम यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में जितने एग्जाम हुए हैं लगभग 4 से 5 सालों में, उसमें जो कथन और निष्कर्ष हुआ, वेन डायग्राम हुआ और उसके बाद स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, इस टाइप के जो प्रश्न बने हैं लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो आने वाला एग्जाम है एबीटी यानी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ये भी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम जो है एक यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। तो आयोग वही है और उसके बाद पैटर्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, या जो है हर एग्जाम में इसी टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आप देखेंगे जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, मंडी परिषद का हुआ था और लाइक एज जो है फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, इन सब का जो पेपर हुआ था, इसमें जो है इन सब से क्वेश्चन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो 5 से 6 वीडियो हमारी आएगी रीजनिंग की, इसमें इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद पहले हम फैक्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यदि हमारे 5 से 6 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 5 से 6 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स आप वीडियो को एंड तक देख लें और उसके बाद यह एक कंप्लीट वीडियो है और इसमें आज हमने कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन लिया है और उसके बाद यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। आप चाहे जो पेपर उठा के देख लें, वहाँ से हर एग्जाम में जो है कथन और निष्कर्ष से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं देखें तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर रखे होंगे यूपी ट्रिपल एससी का, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है और जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर है इसमें भी 1 से 2 नंबर यहाँ से 100% पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि हमारे चैनल पर सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपके लिए आज एक टारगेट रखते हैं। फ्रेंड्स हमने कभी नहीं बोला, लेकिन आज हम आपके लिए एक टारगेट रखते हैं। आज 200 यानी 200 लाइक आज पूरा होना चाहिए, ठीक है। कितने? 200 लाइक आज पूरे होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमें पूरा विश्वास है आप लोग 200 लाइक जो है आप लोग पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, यानी जो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे देगा यानी एक कथन दे देगा और उसके बाद एक निष्कर्ष दे देगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि किसी भी विषय के संदर्भ में यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके रेफरेंस में दी गई अभिव्यक्ति को हम कथन कहते हैं। और निष्कर्ष क्या होता है, यानी जिसको कंक्लूजन कहा जाता है, यानी कथन के आधार पर अनुमान के द्वारा कथन में सन्निहित जो यथार्थ यानी फैक्ट स्थापित किए जाते हैं उसे निष्कर्ष कहा जाता है। अब इसको हम शॉर्ट व्यू इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एकदम सरल लैंग्वेज में बताएंगे यानी सिंपल लैंग्वेज में। देखिए इस प्रकार की परीक्षा में एक कथन दिया गया होता है एवं उसके साथ जो है 2 निष्कर्ष दिए गए होते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट एंड निष्कर्ष सेकंड। दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं एवं अवधारणाओं से बिल्कुल परे ही क्यों ना हो, यानी कि असत्य ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें आपको सत्य मानना ही होगा तथा सर्वज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो है सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इनमें करना क्या होता है। जैसे सपोज दैट एक आपको कथन दे देगा यानी स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद 2 निष्कर्ष दे देगा, कभी कभी 2 स्टेटमेंट देता है और उसके बाद 2 निष्कर्ष देता है। तो यहाँ एबीटी के पेपर में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएगा, आपको एक सिंगल स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद 2 निष्कर्ष दे देगा, वहीं से सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे सपोज दैट कथन में आपको दे दिया कि जैसे लड्डू जो है खट्टा होता है, लड्डू जो है खट्टा होता है, लेकिन आपको पता है कि लड्डू जो है मीठा होता है, लेकिन आपको पता है उससे मतलब नहीं है।
जो कथन में जो चीज़ें दी गई होती हैं आपको उसी से ही मतलब है। अगर अपना माइंड लगाएंगे तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह क्वेश्चन उसी प्रकार सॉल्व किया जाता है जिस प्रकार कथन में दिया गया होता है, और उसके बाद उसी कथन के आधार पर ही कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी निष्कर्ष उसी के आधार पर निकाला जाता है। तो अपना माइंड बिल्कुल मत लगाइएगा, केवल जितना कथन में बातें कही गई हों निष्कर्ष उसी के आधार पर निकाला जाता है। तो जैसे लड्डू जो है खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे निष्कर्ष दे देगा कि लड्डू जो है मीठे होते हैं, लड्डू जो है खाने में खट्टे होते हैं। तो आपको यहाँ जो मीठा वाला दिया है ये कथन गलत, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। लड्डू जो खाने में खट्टे होते हैं तो यही वाला निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है, यानी जो स्टेटमेंट दे दिया जाए बस उसी स्टेटमेंट के आधार पे ही कंक्लूजन निकालना है, अपना अलग से कोई माइंड नहीं लगाना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। और जैसे एग्जाम्पल हम 4-5 एग्जाम्पल करवा देंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करवा देंगे, तो यहाँ से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए। करना क्या है, आपको कथन पे फोकस करना है और कथन में जो चीज़ें कही गई हैं केवल उसी पे फोकस करना है और निष्कर्ष उसी के आधार पर निकालना है, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ही उदाहरण है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष दिया है कि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संतोषजनक नहीं रही। और दूसरा निष्कर्ष है कि बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है अच्छा नहीं है, यानी जो है बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ कथन के आधार पे ही निष्कर्ष निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जैसे दिया है कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, यानी भारत में चुनाव जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संतोषजनक नहीं है। भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह जो है संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फाई लोग नहीं है, इसीलिए कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए यदि जनता जो है संतुष्ट नहीं रहती अपने नेता से तो वह क्या करती है, चुनाव की मांग करती है। ठीक है, कि जो है चुनाव फिर से करवाया जाए, दूसरा लीडर बने। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है, इसलिए भारत में चुनाव जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब दूसरा कथन यहाँ पे क्या दिया है, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संतोषजनक नहीं है। भैया जब नहीं है तभी तो ऐसा कह रहा है, तभी तो कह रहा बार बार चुनाव करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट के अनुसार जो यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल दोनों सत्य हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, कौन सा सही होगा, कह रहा पहला केवल पहला लागू होगा, गलत। केवल दूसरा लागू होगा, गलत। ये भी मतलब कि लागू होगा, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है पहला और दोनों लागू होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लागू होगा। यहाँ पे ए वाला कथन बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसको ही केवल टिक करके आते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट है, केवल आपको जो कथन दिया रहेगा कथन को एकदम 100% आपको ट्रू मान के चलना है, चाहे भले ही गलत दिया रहे, आपको कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि पहला कथन दिया है कि 64 नंबर की अधिकांश बसें जो हैं मेरे कार्यालय जाती हैं। ये 64 नंबर की जो अधिकांश बसें हैं मेरे कार्यालय जाती हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि यह 64 नंबर की बस है। सपोज दैट जैसे कोई बस है, राइट, और उसके बाद जो है यह 64 नंबर की बस जो अधिकांश मेरे कार्यालय जाती है और यह जो है 64 नंबर की बस है। और निष्कर्ष यहाँ से क्या दे रखा है, निष्कर्ष पहला दिया है कि यह बस जो है मेरे कार्यालय जाती है, और दूसरा निष्कर्ष दिया है यह बस जो है मेरे कार्यालय नहीं जाती है। तो यहाँ से आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, चूँकि अधिकांश जो 64 नंबर की बसें हैं मेरे कार्यालय जाती हैं, यानी 64 नंबर की जो अधिकांश बसें हैं मेरे कार्यालय जाती हैं, तो और यह 64 नंबर की बस है, यानी 64 नंबर की जो बस है वो हमारे कार्यालय जाती है, यानी सिंपल सी बात है वह 64 नंबर की ही बस है, राइट। तो और उसके बाद यह बस जो है मेरे कार्यालय नहीं जाती है।
और दूसरा वाला जो कथन दिया है वो कौन सा दिया है कि यह बस जो है मेरे कार्यालय नहीं जाती है। तो यह जो है कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 64 नंबर की अधिकांश बसें जो है कार्यालय जाती हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि चूंकि अधिकांश 64 नंबर की बसें जो है मेरे कार्यालय जाती हैं और यह 64 नंबर की ही बस है, क्योंकि जब 64 नंबर की बस है तभी कार्यालय जा रही है, अगर 63 नंबर की बस रहती तो कार्यालय नहीं जाती। अतः यह मेरे कार्यालय जाएगी, 64 नंबर की बस जो है मेरे कार्यालय अवश्य जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष जो है सही निकल रहा है, लेकिन दूसरा वाला निष्कर्ष जो है गलत है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला लागू नहीं होता है लेकिन फर्स्ट वाला लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, ए बी सी डी। वह निष्कर्ष चुनिए जो दिए गए कथन से निश्चित रूप से निकलता है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है? उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। यानी कोई दुकान है और उस दुकान में जो है अधिकांश पोशाकें क्या है? महंगी हैं। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ से आपको पिक आउट करना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष दिया है उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं। दूसरा दिया है कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं। तीसरा दिया है उस दुकान में हैंडलूम की पोशाकें सस्ती हैं। और चौथा जो दिया है उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध हैं। तो यहाँ से आप अपना माइंड लगा सकते हैं, ठीक है, कि उस दुकान की अधिकांश पोशाकें महंगी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड यूज किया है, अधिकांश, राइट। कथन से यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं और महंगी भी पोशाकें हैं, ठीक है। यानी उस दुकान की अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। कथन से यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं और महंगी पोशाकें भी हैं। तो क्योंकि अधिकांश शब्द का प्रयोग हुआ है तो सभी पोशाकें क्या हैं? महंगी नहीं हो सकती हैं। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं। यहाँ पे आप अपना माइंड लगाइए कि उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। तो यानी अधिकांश वर्ड यूज किया ना, यानी अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, यानी ज़्यादातर पोशाकें महंगी भी हैं। तो यानी कुछ पोशाकें वहाँ पे सस्ती भी हैं। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष यह निकलेगा कि उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखिए, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर गई। यानी जो है एक कौवा जो है खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर जो है नीचे जो है गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष जो है तर्क संगत है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ से आपको पिक आउट करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कौवा पेड़ पर बैठा तभी जाके खजूर गिरी। खजूर जो है जब पक जाएगी तो अपने आप भी गिर सकती है, तो कौवा के बैठने से थोड़ी नहीं गिरेगी। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला, कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। तो ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि कौवा कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यह एक दुर्घटना है, नहीं, ये भी गलत है। देखिए, इसको आप ये कह सकते हैं कि यह एक संयोग है कि कौवा पेड़ पर बैठा और खजूर गिर गई, ठीक है। यानी कौवा पेड़ पर बैठा और खजूर जो है गिर गई, तो यह एक क्या है? एक संयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे सपोज दैट अपने लाइफ में ही देख लीजिए कि सपोज दैट आप किसी को आप कॉल लगाने जा रहे हैं, ठीक है। यदि किसी को आप कॉल लगाने जाते हैं, सपोज दैट उसका ही आपको कॉल आ गया, ठीक है, तो क्या आप उसको बताते थोड़ी ना है कि आप हमको कॉल करिए। ये तो एक संयोग है कि आप कॉल लगाए और उसके बाद उधर से कॉल ऑटोमेटिक आ भी गई उनकी, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यह एक क्या है? यह एक संयोग है। तो यही यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कथन के बाद निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों ABCD में से कौन सा सही है? तो देखिए, स्टेटमेंट पहला दिया है कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। यानी धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। और यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया है, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिया गया, यानी यहाँ से 2 निष्कर्ष निकल रहा है।
तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। देखिए, धार्मिक विचार वाले, ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। कथन में देखिए यह स्पष्ट है, कथन में यह स्पष्ट है कि धार्मिक विचार वाले जो हैं, ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। तो धर्म जो क्या करता है, धर्म जो है सद्गुण को विकसित करता है। इससे ऐसा आप कह सकते हैं कि धर्म जो क्या करता है, धर्म जो है सद्गुणों को विकसित करता है। अतः निष्कर्ष सेकंड जो है यह सही है। परंतु जो पहला वाला निष्कर्ष है, पहले वाले निष्कर्ष में क्या है कि कथन से यह नहीं निकल पाता है, क्योंकि कथन में नास्तिक का कोई जिक्र ही नहीं किया है। देखिए, पहले वाले कथन में क्या है, धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं, तो नास्तिक का यहाँ कथन में कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो निष्कर्ष में यह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही याद रखना है, जो बातें कथन में कही गई हों वो बातें निष्कर्ष में भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे हट कर है तो वह निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए धर्म की बात की गई थी, इसीलिए यहाँ पे सेकंड वाला सही है, लेकिन यहाँ नास्तिक की बात की गई, जबकि कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है कि जो है धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपके लिए आज हमने टारगेट रखा है 200 लाइक का। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग 200 लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है आप लोग 200 लाइक जरूर पूरा करेंगे यह टारगेट। ठीक है, तो आप लोग 200 लाइक जरूर पूरा करिए। और उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, मतलब कि स्टेटमेंट दिया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यानी यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। और दूसरा निष्कर्ष है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यहाँ पे दो निष्कर्ष निकल रहे हैं एक कथन से, तो यहाँ से पिक आउट करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिया है कि यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। कथन से स्पष्ट है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, यानी परीक्षा में कोई तभी उत्तीर्ण हो सकता है जब वह बुद्धिमान होगा। ऐसा कथन में इसने बोल दिया है कि यदि वह परीक्षा में तभी उत्तीर्ण हो सकता है जब वह बुद्धिमान हो। अतः निष्कर्ष फर्स्ट से यही निकलता है, निष्कर्ष फर्स्ट जो कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, यानी पहला वाला निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। और सेकंड कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यहाँ पे देखिए यदि की बात की है, यदि अगर कहीं यदि लग जाता है तो वह संभावना वहाँ हो जाती है, मतलब कि होगा या नहीं होगा। सेकंड वाला निष्कर्ष है वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। और देखिए सेकंड निष्कर्ष से सत्य नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ही लेगा, क्योंकि कथन में यदि वह बुद्धिमान है शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे कथन में क्या क्या है, यदि वह बुद्धिमान है, तो इसलिए वह बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप भी माइंड लगा लीजिए। ठीक है, यदि वह बुद्धिमान है यानी यह बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो केवल यहाँ से एक ही निष्कर्ष निकलेगा, तो पहला वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निहित है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन दिया है कि सभी धनी व्यक्ति जो होते हैं जीवन में खुश रहते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे रखा है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है, यानी धन और खुशी का सीधा संबंध है। और दूसरा वाला निष्कर्ष दिया है कि धन से जीवन में खुशी आती है। तो देखिए सभी धनी व्यक्ति जो होते हैं जीवन में खुश रहते हैं। कथन से स्पष्ट है कि धन एवं खुशी का सीधा संबंध है। देखिए कथन में कह रहा है कि सभी धनी व्यक्ति जो हैं जीवन में खुश रहते हैं, यानी जो धनी व्यक्ति होते हैं जाहिर सी बात है उनके पास धन होगा, और जब धन होगा तो उन्हें क्या होगी, खुशी होगी। ऐसा कथन में कह रहा है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं जिसके पास धन है वही बहुत खुश है, जो गरीब है वो भी खुश रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कथन को ही मान के चलना है, जो बातें कथन में कही गई हों केवल उसी को मान के चलना है, तभी जाके हम निष्कर्ष को सही निकाल पाएंगे। तो कह रहा कि सभी धनी व्यक्ति जो हैं जीवन में खुश रहते हैं, यानी सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, यानी धन का सीधा संबंध खुशी से है। तो यानी पहला वाला कथन जो है बिल्कुल सही है, धन और खुशी के बीच सीधा संबंध है। सेकंड कह रहा है कि धन से जीवन में खुशी आती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से धन से क्या कह रहा है, धन से
खुशी आती है, तो पहला धन और खुश दोनों का रिलेशन बन रहा है, यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि धन से जीवन में खुशी आती है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लागू होता है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे उसको हमने कवर किया। अब यहाँ से हम जो विभिन्न एक्सरसाइज है, ठीक है, यहाँ से एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। इतना आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ कथन और निष्कर्ष से बोरिंग टेक्नीशियन में आपका 1 से 2 नंबर 100% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको PDF इसका दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ पे देखिए 1 से 6 तक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करके और उसके बाद कथन को पढ़ना चाहिए, ठीक। और कथन जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद निष्कर्ष आपको उसी कथन के अकॉर्डिंग ही निकालना चाहिए। देखिए जब माइंड आपका कंसंट्रेट होगा तो आपका जो माइंड होता है 100% वर्क करेगा। यदि माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा तो इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, वेन डायग्राम, इन सब क्वेश्चन को करने में काफ़ी समस्या होती है। इसलिए माइंड को जब ऐसे प्रश्न करें तो माइंड को 100% कंसंट्रेट करके करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से कथन दिया रहता है तो आपको कुछ इस प्रकार जो है निष्कर्ष दिया रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो विकल्प दिया रहेगा कुछ इस प्रकार विकल्प दिया रहेगा कि यदि कथन जो है, यदि निष्कर्ष फर्स्ट जो है सही प्रतीत होता है, यदि सेकंड तर्क संगत प्रतीत होता है, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क संगत प्रतीत होता है, यदि ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड तर्क संगत प्रतीत होता है, ठीक है। तो इस टाइप के विकल्प आपको दिए रहेंगे, वहाँ से आपको पिक आउट करना होगा, राइट। तो चलिए आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला कथन है, यहाँ पे पहला कथन दिया हुआ है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। देखिए पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, और यहाँ पे निष्कर्ष दिया है कि जॉन जो है, जॉन कोई लड़का है जॉन, ठीक है, वह 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं कि कथन में जो बातें कही जाती हैं, निष्कर्ष में वही बातें रहनी चाहिए, तभी जाके निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, राइट। तो कथन में निष्कर्ष में आप देख रहे हैं कि जॉन शब्द का यूज किया है, टेनिस खेल रहा है, अस्पताल का वर्ड यूज किया है, और जबकि यहाँ कथन में ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं यूज किया है, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ठीक। यानी कथन में जो बातें कही गई होती हैं, निष्कर्ष में वही बातें होनी चाहिए। तो जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कथन में। अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं कहा गया है कथन में। इसलिए दोनों निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। सेकंड क्वेश्चन है, जो कथन दिया है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। निष्कर्ष यहाँ दिया है कि कायर व्यक्ति जो होते हैं अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे ना तो कायर व्यक्ति की बात किया है कथन में, और ना ही मृत्यु और जीने की बात की, ना तो मरने और जीने की बात किया है, ठीक है। तो यानी पहला वाला कथन तो निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला निष्कर्ष कह रहा है कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। देखिए ना तो जोखिम वर्ड यूज किया है और ना तो सफलता वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कथन निष्कर्ष क्या होगा? ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बस माइंड कंसंट्रेट करके, माइंड थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट करके लगाएंगे तो आप इजीली जो है कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा एबीटी में।
पहला कथन दिया है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है केवल अच्छे लोग जो है कम उम्र में मरते हैं, और निष्कर्ष दिया है कि कोई अच्छा व्यक्ति जो है वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, यानी वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले कथन से स्पष्ट हो रहा है कि केवल अच्छे लोग जो है कम उम्र में मरते हैं, ना कि सभी अच्छे लोग। यहाँ पे केवल वर्ड यूज किया है, तो एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तभी जाके यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कथन में केवल वर्ड यूज किया है, और केवल जो है केवल अच्छे कम उम्र में, यानी कह रहा है कि कथन से स्पष्ट है कि केवल अच्छे लोग जो है कम उम्र में मरते हैं, ना कि सभी अच्छे लोग। अतः निष्कर्ष फर्स्ट जो कह रहा है कोई अच्छा व्यक्ति जो है वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे केवल अच्छे व्यक्ति की बात कर रहा है, सभी अच्छे व्यक्ति की नहीं, केवल अच्छे व्यक्ति की। तो कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रह सकता है, तो यह कथन जो, ये निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा कंक्लूजन है वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। तो ऐसा जो है कथन में बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वृद्धावस्था तक जीने वाला व्यक्ति जो है बुरा होता है। तो निष्कर्ष जो सेकंड निकल रहा है ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइट सूर्य से आती है। कथन दिया है कि लाइट जो है सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष दिया है कि पंख सूर्य से आते हैं और सूर्य लाइट होते हैं। देखिए, लाइट जो है सूर्य से आती है और पंख लाइट हैं। लाइट जो है सूर्य से आती है और पंख जो है लाइट हैं। तो अतः निष्कर्ष पंख सूर्य से आते हैं यह निकलता है, पंख जो है सूर्य से आते हैं यह निकलता है। ठीक है, यानी पहला वाला बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है सूर्य लाइट है, यह बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि लाइट सूर्य से आती है, ना कि सूर्य लाइट होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष कौन सा निकलता है, पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन दिया है कि प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। यानी जो प्रसाधनों का उपयोग है वह जोखिम भरा होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया है कि प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, और दूसरा निष्कर्ष जो दिया है कि प्रसाधन महंगे नहीं होते हैं। राइट, तो यहाँ से देखिए निष्कर्ष कैसे आप निकालेंगे। कथन से स्पष्ट है कि प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, यानी प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, परंतु कथन में प्रसाधन के सस्ते या महंगे होने का उल्लेख कहीं नहीं किया है। देखिए, पहला वाला जो दिया है कि प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा होता है और प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ प्रसाधन जो होते हैं महंगे नहीं होते हैं, यहाँ महंगा वर्ड जो लिखा है या कथन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो जब कथन में कोई वर्ड जिक्र नहीं किया गया होता है तो वह निष्कर्ष जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यह दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया और पहला वाला सही हो गया। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ से केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा। ठीक है, यानी पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ पे कथन दिया है कि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है, और यहाँ पे निष्कर्ष है कि ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। और दूसरा वाला निष्कर्ष है कि परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति होती है, और यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर एक दूसरे का संबंध है। और सही, अच्छी बात है, क्योंकि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति होती है, बिल्कुल सही है। और वही चीज़ यहाँ से निष्कर्ष भी निकल रहा है कि ईमानदारी और आर्थिक एक दूसरे से रिलेशन भी बना रहे हैं। तो यानी पहला वाला निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा वाला निष्कर्ष जो कह रहा है कि परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो परिश्रम करेगा वह ईमानदार भी होगा और हमेशा वह लाभ में भी रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको किससे रिलेट करना है, कथन से ही रिलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार मिलेगा, कथन ए और बी दोनों, निष्कर्ष ए एंड बी दोनों सही है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिया वाहनों वालों की बिक्री में कमी हो जाती है। और दूसरा कथन दिया है कि कारों की बिक्री बढ़ गई है। अब यहाँ से निष्कर्ष, 4 गो निष्कर्ष दिया है और यहाँ से आपको निष्कर्ष जो है छांटना है। पहला देखिए, कथन दिया है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिया वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है और कारों की बिक्री जो है बढ़ गई। अब सिंपल अपना भी माइंड एक बार लगा लीजिए कि जब, सिंपल सी बात है, जब कार की बिक्री जो है, जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है, मान के चलिए अगर पेट्रोल इस समय 100 रुपये लीटर बिक रहा है, अगर उसके बाद 150 रुपये लीटर बिकने लगे तो उसके बाद क्या होगा, 4 पहिया वाले वाहनों की बिक्री जो है कम हो जाती है, राइट। और उसके बाद अगर ऐसा ही हो जाए कि कारों की बिक्री बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि कारों की बिक्री जब बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि केवल आपको कथन से ही रिलेट कराना है, ठीक है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कार की बिक्री कम हो गई, और जब कार की बिक्री बढ़ गई तो आप अपने से असम्पशंस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने से इवेल्युएशन कर सकते हैं कि जब कार की बिक्री बढ़ गई तो यानी पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई, पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे कथन में कह रहा है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई तो 4 पहिया वाले वाहनों की बिक्री कम हो गई। यानी जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो 4 पहिया वाले वाहन जो है उनकी बिक्री जो है कम हो गई। अब ये बताइए, दूसरा वाला कथन कह रहा है कि कारों की बिक्री बढ़ गई। यही जो कारों की बिक्री है अब बढ़ गई, तो जब कारों की बिक्री बढ़ गई तो उसके बाद पेट्रोल की कीमत क्या होगी, पेट्रोल की कीमत क्या होगी, पेट्रोल की कीमत जो है घट जाएगी, राइट। तो इसका सही निष्कर्ष क्या होगा, सही निष्कर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। यानी राम और गोपाल जो है गिरफ्तार होने में शामिल थे। तो इस यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया है कि राम और गोपाल दोषी हैं। राम और गोपाल जो है राजनीतिक नहीं है, सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, सभी राजनीतिक दोषी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, चूंकि राम और गोपाल दोनों गिरफ्तार किए गए, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों दोषी हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों गिरफ्तार कर लिए गए तो यानी राम और गोपाल दोनों दोषी हैं, तभी गिरफ्तार किए गए। तो पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष जो कौन सा निकलता है, पहला वाला। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिया गया कथन भले ही सर्वसामान्य धारणाओं के अनुरूप ना दिखता हो, फिर भी वह जो है आपको मानना पड़ेगा कि सही है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, आपको उत्तर कैसे देना है कि यदि पहला तर्क संगत प्रतीत होता हो, यदि सेकंड तर्क संगत हो, यदि पहला और दूसरा हो, यदि ना तो पहला हो ना तो सेकंड तर्क संगत हो, राइट। तो यहाँ से पहला दिया है, पहला कथन दिया है कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था जो है उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। यानी प्राचीन व्यवस्था जो है बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। और यहाँ से निष्कर्ष दिया है कि पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं, और परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम होता है। तो देखिए, यहाँ पे कथन से स्पष्ट है कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था जो है उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। यानी आप कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तनशील है और परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम है। यानी व्यवस्था जो है परिवर्तनीय होता है और परिवर्तन जो होता है प्रकृति का क्या होता है, नियम होता है। लेकिन यहाँ पे जो जीर्ण वर्ड यूज किया है, यहाँ पे कथन में कहीं भी इसका यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ से कथन से कोई इसका रिलेशन है ही नहीं। इसलिए निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन व्यवस्था बदलती है ऐसा कथन में कहा है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। और ऐसा आप कह सकते हैं कि व्यवस्था परिवर्तनशील है और परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम है। अतः जो निष्कर्ष सेकंड है यह जो है बिल्कुल सही है, राइट। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैंने टारगेट रखा है कि 200 लाइक आज पूरा होना चाहिए, ठीक है। यानी 200 लाइक आज पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है
कि अधिकांश छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग है। अधिकांश छात्रों के पास जो है अत्यधिक तेज दिमाग है। और यहाँ से निष्कर्ष क्या है कि एक ऐसा कोई भी छात्र नहीं जिसके पास अत्यधिक तेज दिमाग ना हो। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ दोनों दिया गया है और उसके बाद कथन दिया गया है। तो यहाँ से आप कैसे पिक आउट करेंगे? देखिए कथन में अधिकांश शब्द यूज किया है, ठीक है। देखिए कथन में अधिकांश, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाएं तो आप केवल, जहाँ केवल लिखा रहे केवल और अधिकांश, ऐसे वर्णों पर विशेषकर आप ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो अधिकांश छात्रों के पास जो है अत्यधिक तेज दिमाग है। तो आप देखेंगे कथन में अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि सभी शब्द का, राइट। यहाँ पे अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि सभी शब्द का। तो निष्कर्ष जो पहला है वह संभव नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिसके पास अत्यधिक तेज दिमाग ना हो। तो यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला कह रहा है कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं। तो कुछ छात्र सामान्य स्तर से नीचे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश, जैसे अभी पीछे हमने सॉल्व किया था कि अधिकांश से जो है कपड़े महंगे हैं या अधिकांश कपड़े सस्ते हैं, इस टाइप का सॉल्व किए थे ना, उसी टाइप में है। तो कुछ छात्र जो तेज होंगे तो कुछ छात्र जो है कम तेज होंगे, और क्या। बस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेकंड वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। बस फ्रेंड्स आपको बता दें कि वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेंगे और उसके बाद पीडीएफ के साथ रिवाइज कर लेंगे, तो आपका यहाँ से एकदम 100% जो है यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। कह रहा है कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। और यहाँ निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष है कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी होती है। और दूसरा दिया है दिमाग की शक्ति पार्श्विक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तलवार चलाने के लिए शारीरिक शक्ति की, देख रहे हैं कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि तलवार चलाने के लिए शारीरिक शक्ति की तथा कलम चलाने के लिए दिमागी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो कथन में क्या कहा है, कलम शक्ति को, जो कलम की शक्ति है वो तलवार से अधिक बताई गई है, यानी कलम की जो ताकत होती है तलवार से अधिक बताई गई। ऐसा किसमें कहा गया? कथन में, यानी कलम जो है अधिक ताकतवर होती है और तलवार कम ताकतवर होती है। अतः स्पष्ट कर सकते हैं कि दिमाग की जो शक्ति है पार्श्विक या शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है, ठीक है। यानी दिमाग की जो शक्ति है पार्श्विक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है। तो पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कथन में कह रहा है कि कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी कथन में कह रहा है कलम की ताकत ज़्यादा होती है तलवार से। और यहाँ पे पहला वाला निष्कर्ष क्या है, कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी होती है। और यहाँ पे धातु का जिक्र किया है, मजबूत धातु का, लेकिन कथन से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दिमाग की शक्ति जो होती है पार्श्विक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक होती है, ऐसा इसमें कथन में ही बोल दिया है। तो यहाँ पे दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन दिया गया है कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्शों ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। यानी कह रहा है कि आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित जो होते हैं परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि और अग्रसर करेंगे। और यहाँ से निष्कर्ष क्या है, शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि का सीधा संबंध है। शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है। यहाँ पे देखिए बड़े परिवार की बात किया है, तो यहाँ पे बड़े परिवार की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, तो दूसरा वाला निष्कर्ष यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन पहला वाला कह रहा है कि शिक्षा का जो सीधा संबंध है वह सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है। यानी शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ
निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी के आधार पर यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है कि कक्षा के लिए कोई भी अध्यापक समय पर नहीं आया, और यहाँ पे निष्कर्ष दिया है कि ऐसा कोई भी अध्यापक समय पर आए, उनमें से कोई भी अध्यापक नहीं है। कुछ अध्यापक अपनी कक्षाओं के लिए देर से नहीं आए, अधिकांश अध्यापक अपनी कक्षाओं में समय पर आते हैं, अधिकांश जो है कक्षाओं के लिए समय पर आते हैं। तो यहाँ से पिक आउट करना कौन सा सही होगा। तो देखिए कथन से स्पष्ट है कोई भी अध्यापक जो है समय से नहीं आया, अतः ऐसे सभी व्यक्ति जो समय पर आए हैं उनमें से कोई अध्यापक नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन में बोल रहा है। तो जब कह रहा है कथन से स्पष्ट है कि कोई भी अध्यापक समय से नहीं आया, कथन में बोल रहा है ना कोई भी अध्यापक समय से नहीं आया, और जब समय से नहीं आया तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति जो समय पर आए हैं उनमें से कोई अध्यापक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला कथन है कि बहुत से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है। कह रहा है कि बहुत से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो अधिकांश धूम्र सेवियों को कैंसर हो जाता है, तो यहाँ बहुत वर्ड यूज किया, यहाँ पे अधिकांश वर्ड यूज किया। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा संबंध निकाल सकते हैं कि अधिकांश धूम्र सेवियों को कैंसर हो जाता है। कह रहा है ना बहुत से धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, यानी अधिकांश धूम्र सेवियों को कैंसर हो जाता है जो धूम्रपान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या मान के चलिए 1992 में 2.3 लाख है, 1993 में 2.41 लाख है, और उसके बाद 1999 में 2.5 लाख है, और उसके बाद 1995 में 2.36 लाख है। ठीक है, और 1996 में 2.29 लाख है। तो आपको निष्कर्ष निकालना है कि यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कह रहा है कि उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है, और उसके बाद उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सी वाला कह रहा है कि वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार है, और डी वाला कह रहा है कि चलने वाले वाहनों की संख्या घट रही है। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक मिनट यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1992, 1993, 1994 इस टाइप करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कह रहा है कथन में कि वाहनों की संख्या, देखिए वाहनों की संख्या का क्या कह रहा है, 1992 में 2.3 है, मान के चलिए यह 2.3 है, फिर उसके बाद 2.4 है, 2.41 है, फिर उसके बाद 2.5 है। यानी आप इसको अगर इस प्रकार ड्रा करेंगे किसी स्टेटमेंट में, तो पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, फिर उसके बाद और बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से देख रहे हैं 1995 से 2.36, फिर उसके बाद 2.29 लाख, यानी यहाँ से फिर क्या हो रहा है, यहाँ से फिर घटना स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो बनेगी यह लहरदार बनेगी। ठीक है, यह जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, लहरदार बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाहनों की संख्या में परिवर्तन क्या हो रहा है, लहरदार हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, जैसे डीआई वाला आप क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, और उसके बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो रहा है, घटने लग रहा है। ठीक है, जब घटेगा तो क्या होगा, ये लहरदार होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में दिया है कि वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते थे और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। और उसके बाद यहाँ से एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, और पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपके लिए हमने टारगेट रखा है 200 यानी 200 लाइक जो है आज पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 200 लाइक आप पूरा कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।